सेवा निरंतरता का रास्ता खुलते ही शिक्षकों पर नकेल कसना हुआ शुरू। प्रधान शिक्षक की बहाली भी होगी अविलंब और यह विशेष स्थानांतरण नहीं बल्कि है ऐच्छिक स्थानांतरण, सभी के लिए स्थानांतरण। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा भरी सभा में यह बयान दे दिया गया था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अब अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होते ही वे सभी के सभी सरकारी सेवक बन जाएंगे। जिसके बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी उसी सभा में यह बयान दिया गया कि शिक्षकों का ट्रांसफर अभी नहीं होगा और साथ ही शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए विद्यालय योगदान हेतु एक अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, सरकार और विभाग द्वारा शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की बातें तो कह दी गई, लेकिन जब सरकार और विभाग को आंखें खुली कि आखिर जब अपने ही विद्यालय में शिक्षक रह जाएंगे तो हर हाल में वे सेवा निरंतरता के हकदार बन जाएंगे। जिससे बचने के लिए और शिक्षक अपनी स्तर से इन बिंदुओं पर मांग उठाना शुरू नहीं करे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ऊपर नकेल कसना भी शुरू कर दिया है और साथ ही साथ शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल सके, इसके लिए प्रधान शिक्षक की भी बहाली पहले करने की बात सामने उभर कर आ रही है। दोस्तों, क्या कुछ हो रहा है, शिक्षा विभाग आखिर क्या चाह रही है, उनकी मंशा क्या है और शिक्षकों को क्या कुछ करना चाहिए, इससे पहले इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आपसे गुजारिश होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, अपने ही विद्यालय में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ज्यों ही योगदान करते हैं, यह तो निश्चित है कि शिक्षक सेवा निरंतरता के 100% हकदार हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने ही विद्यालय में है और वो पूर्व की सेवा के आधार पर है। उन्होंने सक्षमता परीक्षा भी दी है तो पूर्व के सेवा के आधार पर दी है और उधर उसी विद्यालय में है तो उनकी सेवा लगातार बन जाती है। इन बिंदुओं के आधार पर शिक्षक सेवा निरंतरता के बिल्कुल हकदार बन जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल सके, इसके लिए तो खुले मंच से अपने अभिभाषण में ये बयानें दे डाली है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, वो एक बार फिर से अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि सरकार अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे देती है तो यह निश्चित है कि शिक्षकों के वेतन में एक बड़ा लाभ होगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों के प्रोन्नति का भी रास्ता खुल जाएगा और साथ ही साथ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने की बात आती है तो शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर बड़े ही आसान ढंग से आसीन हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पर रणनीति बना रही है कि चाहे जैसे भी हो, शिक्षकों के मुख से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए कि हमें अब सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों ने सरकार और विभाग पर इतना दबाव बनाया कि सरकार और विभाग को झुक जाना पड़ा, उन्हें स्थानांतरण पर स्थगन ला देना पड़ा। एक तरह से कह दिया जाए तो बिहार के शिक्षकों की जीत हुई है। बिहार के शिक्षकों की जो मंशा थी कि हम सुदूर वाले इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं, हमें भी निकटवर्ती विद्यालय ही आवंटित होना चाहिए, तो इन बिंदुओं पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उनके अपने ही विद्यालय में रहने का मन बना ली। अब यहाँ पर सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि सेवा निरंतरता कदापि नहीं मिले। इसके लिए शिक्षा विभाग हथकंडे ये अपना सकती है कि वह कहेगी कि जब अपने ही विद्यालय में है तो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने से पहले शिक्षक अपने पूर्व की सेवा से त्यागपत्र दे। यानी जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत हैं, सबसे पहले शिक्षा विभाग उस नियोजन इकाई में त्यागपत्र देना सुनिश्चित करवाएगी और त्यागपत्र देने के बाद ही शिक्षक अपने नए पद पर योगदान करेंगे। संभावना ये दिख रही है कि शिक्षा विभाग द्वारा यही ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें त्यागपत्र अबलिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की बातों का उल्लेख किया गया था। शिक्षक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि त्यागपत्र अबलिक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी दोनों में से कोई एक पत्र
योगदान के समय देना होगा। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग यह खुलकर कह चुकी है कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। अगर शिक्षक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही एक बार फिर से योगदान करते हैं तो उनका योगदान बिल्कुल ही मान्य होगा, क्योंकि वो योगदान करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करते हैं। रह गई बात अनापत्ति प्रमाण पत्र की, तो नियोजन इकाई द्वारा अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाता है और उसके आधार पर शिक्षकों द्वारा योगदान लिया जाता है तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि नियोजन इकाई को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि ये शिक्षक अब राजकर्मी है और इनके विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें कोई आपत्ति है। तो बिल्कुल जब नियोजन इकाई को कोई आपत्ति ही नहीं रह गई है तो हर हाल में इनकी सेवा उसी समय से कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कदापि नहीं मानेगी। हर हाल में वो शिक्षकों को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करते हैं तो नंबर 1 की सबसे पहले शिक्षकों को पुनः योगदान करने की बातें ही नहीं कही जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि शिक्षक एक बार फिर से अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे। इसके लिए एक अधिसूचना जारी होना चाहिए और एक तिथि का निर्धारण कर देना चाहिए कि इस तिथि से सभी के सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राजकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होगा। जैसे कि शिक्षा मित्रों के लिए 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से नियमितीकरण कर दिया गया था, 60 साल की सेवा उन्हें प्रदान कर दी गई थी। हालांकि ये भी बात सत्य है कि आज तक शिक्षकों को जो भी लाभ मिला है वह लाभ 1 जुलाई 2006 के बाद के अवधि से ही मिला है। उनकी सेवा की गणना 1 जुलाई 2006 से ही की गई है। शिक्षकों को यहाँ पर भी पूर्व की सेवा की गणना नहीं की गई है। जिन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में 2003 में योगदान की थी और जो 2005 में योगदान की थी, उनके भी किसी के 3 वर्ष तो किसी के 2 वर्ष किसी भी काम के नहीं रह गए। लेकिन उनके लिए फ़ायदा ये हुआ कि उनकी सेवा अधिकतम 2 या 3 सालों की थी, तो इसकी कुर्बानियाँ दी जा सकती थी, जैसे अभी वर्ष 2022 के बहाल शिक्षकों द्वारा कुर्बानियाँ दी जा सकती है। उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिले या फिर ना मिले, इसके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो ट्रांसफ़र भी चाहते हैं और वो नई सेवा में भी हर हाल में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को हर हाल में अपने ही विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहिए। इसके बदले में एक तिथि का निर्धारण होना चाहिए शिक्षा विभाग की ओर से, जिस तिथि से सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षकों की ओर से इन बिंदुओं पर सवाल नहीं खड़ा किया जाए, शिक्षक इस पर बवाल नहीं खड़ा करे। इसके लिए शिक्षा विभाग अब नई नीति बनाई है। आपने देख लिया होगा कि जहां एक तरफ 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की मांग की गई है, वहीं एक और बातें सामने आ गई है कि अब 1 दिसंबर से तमाम शिक्षकों को विद्यालय से आउट होने के समय में भी अपना तस्वीर अपलोड करना होगा। शिक्षा विभाग को लगता है कि शिक्षक विद्यालय में जाते हैं तो आउट होते समय वो विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके बदले में उनके ही मोबाइल से किसी अन्य शिक्षक द्वारा आउट कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और जिस वक्त वो विद्यालय से प्रस्थान करते हैं उन्हीं शिक्षकों द्वारा विद्यालय से आउट भी हो जाया जाता है। शिक्षा विभाग को भी ये बातें पता है, लेकिन शिक्षा विभाग नकेल कस रही है कि शिक्षकों द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जाए, शिक्षकों द्वारा खास तौर पर सेवा निरंतरता के बिंदु पर कोई बवाल नहीं खड़ा किया जाए। यही मुख्य कारण है। और भी कई प्रकार के नकेल कसे जाएंगे दोस्तों, आप देखते रहेंगे। अभी से लेकर 1 दिसंबर तक कई सारे पत्र निकलने वाले हैं जो शिक्षकों के ऊपर प्रहार है, शिक्षकों को मुंह बंद करने वाली दवा है। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग के अंदर से जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत शिक्षा विभाग यह चाहती है कि जब शिक्षकों का स्थानांतरण जनवरी में हो उससे पहले हम प्रधान शिक्षक की बहाली कर ले। और ये बात सत्य है कि प्रधान शिक्षक की बहाली भी हो जानी चाहिए। संभावना ये दिख रही है कि दिसंबर महीने में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का भी तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग का निर्धारण होते ही शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे और काउंसलिंग के तुरंत बाद ही संभावना ये दिख रही है कि दिसंबर माह के अंत तक सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और जनवरी प्रथम सप्ताह में ही तमाम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक अपने अपने पद पर नए विद्यालय में योगदान कर लेंगे। ऐसी खबरें आ रही है।
हालांकि ये बातें सत्य है और शिक्षा विभाग को ये कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि जब नए विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर शिक्षक उपस्थित रहेंगे तो ही उनके द्वारा ट्रांसफर किए गए शिक्षकों का योगदान कराया जाएगा। और रह गई बात कि आखिर शिक्षा विभाग की नज़र कहां पर है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इन दिनों बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ अपना जोर बहाली पर लगाई हुई है। सरकार ये गिनती कराना चाहती है कि हमारी सरकार ने कितने शिक्षकों की बहाली कर डाली है। जैसा कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया 1,14,000 शिक्षकों को। अब सरकार ढोल नगाड़े बजाते हुए चारों तरफ ये खबर फैला रही है कि हमने 1,14,000 विशिष्ट शिक्षकों की बहाली कर डाली है और उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्रदान की है। तो 1,14,000 तो ये होते हैं। उसके बाद सक्षमता 1 में जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई थी, उनकी काउंसलिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में इनका भी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, तो इस आधार पर इन्हें भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल 1,87,000 शिक्षकों की बातें की जाए, ये सभी के सभी नई नियुक्ति में तब्दील हो जाएंगे सरकार के आंकड़ों के अनुसार। यानी सरकार एक बार फिर से चारों तरफ ये खबर फैलाना शुरू कर देगी कि हमने 1,87,000 विशिष्ट शिक्षकों की बहाली कर डाली है। उसके बाद प्रधान शिक्षक की बातें आएगी। प्रधान शिक्षक भी लगभग 39,000 के आसपास है और 6,000 के आसपास प्रधानाध्यापकों की बहाली है। तो कुल 45,000 नई नियुक्ति में गिनती करेगी बिहार सरकार, क्योंकि उनको संख्या पुराना है। तो इस आधार पर लगभग 2.5 लाख की संख्या में शिक्षकों की बहाली गिनती कर ली जाएगी और बिहार सरकार द्वारा यह खबर फैला दी जाएगी कि हमने लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली नई कर डाली है। उसके बाद BPSC 3 की भी बातें आती है, उनकी भी बहाली होगी। इसमें भी देर नहीं किया जाएगा। दोस्तों हम बता दें, सक्षमता 2 का भी रिजल्ट आना बाकी है। बिहार सरकार सक्षमता 2 के भी अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी और उनकी भी गिनती कर ली जाएगी। इस तरह से मेरा ये मानना है कि सिर्फ व सिर्फ पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के आधार पर शिक्षा विभाग 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है। उनकी नज़रों में 3.5 लाख सरकार नई बहाली करेगी, जो कि पूर्व से ही बहाल है। और पूरे देश में यह खबर फैलेगी कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में एक साथ 3.5 लाख बहालियां की गई है। इतना ही नहीं, BPSC TRE 3 की बहाली हो जाती है तो यह आंकड़ा पार होकर 4 लाख तक पहुंच जाएगा। इस तरह से नीतीश कुमार इन बिंदुओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और नई बहाली के तर्ज पर देख रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब शिक्षकों के ट्रांसफर के बिंदुओं पर बातें कर ली जाए तो जैसा कि मालूम होगा कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शिक्षकों द्वारा आवेदन किया जाएगा। इस ट्रांसफर में एक मुख्य बातें सामने उभर कर आ रही है कि शिक्षकों के मन में ये बातें व्याप्त हो चुकी है कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। तो क्या दूरी के आधार पर शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाएगा? दोस्तों हम आपको बता दें कि यह विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर किया जा रहा है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग खुले तौर पर ये बातें नहीं कही गई है कि जो चाहते हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, जो नहीं चाहते हैं उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। खुले तौर पर इसकी घोषणा नहीं कर रही है, सिर्फ व सिर्फ उसी का रूप बदलते हुए विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, ये बातें कह रही है। जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि बिहार के 5 लाख शिक्षकों में से जिन भी शिक्षकों द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा, उन सभी के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र अवश्य होगा, बशर्ते नियोजित शिक्षकों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक होना चाहिए। और दूरी की बातें इसलिए कह दी गई है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हो रहा है तो समस्या को दर्शाना अनिवार्य बनता है। तो यहाँ पर शिक्षकों द्वारा दूरी की समस्या को दर्शाना होगा और इसके लिए एक आवेदन पत्र भी अपलोड करना होगा। तो शिक्षक इस संशय में कभी नहीं रहे कि दूरी के आधार पर शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। जिन शिक्षकों की दूरी कम होगी उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि अभी अगर आपकी दूरी कम है और ऐच्छिक विकल्प में जो भी विकल्पों का चुनाव किया जाएगा वो दूरी अगर ज़्यादा हो जाती है, उस समय भी आपका स्थानांतरण होगा। ऐसी बात नहीं कि आपका स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि यह विशेष आवश्यकता है और यह स्थानांतरण होगा।
जिन लोगों के द्वारा भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर दिया जाएगा उनका स्थानांतरण अवश्य होगा। इसलिए कोई भी शिक्षक भ्रम में नहीं रहे। खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में इन बातों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दूरी को कहीं प्राथमिकता का आधार नहीं बना दिया जाए। दोस्तों, आप सभी को चिंतित नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है। हालांकि अभी तक ट्रांसफ़र नियम लागू नहीं किया गया है, यहाँ तक कि ट्रांसफ़र नियम अभी तक तैयार ही नहीं किया गया है जिसे जारी किया जाता। लेकिन जो भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है उससे ही स्पष्ट होता है कि जो भी नियमावली का गठन होगा वह बिल्कुल ही इसी के आधार पर होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी का इन बिंदुओं पर क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।